साथियों, जैसे कि भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार दोबारा बनती है तो हम उत्तराखंड में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, और बीते दिन ये विधानसभा में पारित भी हो गया है। इसके पारित होने के बाद से उत्तराखंड की जो जनता है वो 3 हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा वो है जो इसके पक्ष में है, एक हिस्सा वो है जो इसके विपक्ष में है, और एक बड़ा हिस्सा वो भी है जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाकपा माले से इंद्रेश मैखुरी जी, जो कि इसके विरोध में हैं। तो मैखुरी जी, भाजपा तो अपनी पीठ थपथपा रही है कि ये एक ऐतिहासिक दिन था कल के लिए कि जब ये पारित हो गया है, बहुमत से पारित हो गया है कि हमारी सरकार ने जो घोषणा की थी वो पारित हो गया। लेकिन आप इसमें जो है इसके विरोध में हैं, क्यों हैं आप इसके विरोध में? सरकार ने संविधान पकड़ करके फ़ोटो खिंचवाई मुख्यमंत्री जी ने और संविधान के दायरे से बाहर चले गए। कैसे? संविधान में अनुच्छेद 44 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा खंड है संविधान का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें सेक्शन अनुच्छेद 44 है, अनुच्छेद 44 है, और वो अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए पूरे देश की सीमाओं के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का प्रयास करेगा। द स्टेट शैल एंडेवर टू मेक अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर इट्स सिटीजन फॉर द होल ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक हो गया? तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो पूरे देश के नागरिकों के लिए बनाया जाना था संविधान के हिसाब से। तो अब ये एक प्रदेश के लिए बना है तो संविधान के दायरे से तो वैसे ही बाहर है, क्योंकि एक प्रदेश वैसे भी हम जब नागरिक होते हैं, नागरिक हम पूरे देश के हैं, निवासी हैं हम एक प्रदेश के। ये अमेरिकन पैटर्न तो है नहीं जहाँ हर राज्य का नागरिक होगा। तो नागरिक संहिता अगर कोई बन रही है तो वो पूरे देश के लिए बनेगी, किसी एक राज्य के लिए नहीं बनेगी। और यहाँ जो नागरिक संहिता बनने का सिलसिला शुरू होगा तो उत्तराखंड अपनी नागरिक संहिता बनाएगा, फिर असम अपनी नागरिक संहिता बनाएगा, फिर राजस्थान अपनी नागरिक संहिता बनाएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता जो है विभिन्न राज्यों की नागरिक संहिता में तब्दील हो जाएगी। ये तो पहली इसमें बात है। और दूसरी बात इसमें जो है, जो जिस तरह के प्रावधान इस पूरे सिविल कोड में किए गए हैं वो विवाह को लेकर के, तलाक को लेकर के, और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के, और तमाम बाकी चीज़ों को लेकर के भी अभी उसका और अध्ययन किया जाना बाकी है। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो प्रोविज़न किए गए हैं वो बहुत ही आपत्तिजनक किस्म के हैं। जैसे शादी को लेकर के, तो शादी का रजिस्ट्रेशन पहले भी होता था, कोई नई बात नहीं थी। अब वो कह रहे नहीं 2010 के बाद जिसकी शादी उसको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इस कानून के भीतर। इस राज्य का कोई निवासी इस राज्य के बाहर जा कर के विवाह करे, 2 पार्टनर्स में से एक इस राज्य का निवासी है, दूसरा दूसरे राज्य का निवासी है, तो उसके लिए ये प्रावधान है कि वो इस राज्य में आकर के भी विवाह का रजिस्ट्रेशन करेगा। क्यों करेगा? और ये राज्य कैसे करवाएगा उससे? अगर वो दूसरे प्रांत में रह रहा है तो कैसे रजिस्ट्रेशन कराएगा? तलाक के रजिस्ट्रेशन में भी कमोबेश ये सब बात है। और ये उसका आर्टिकल 15 है जो कह रहा है कि तलाक और विवाह का जो रजिस्टर होगा वो रजिस्टर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुला होगा। अच्छा। किसको ज़रूरत है? कौन है वो कॉन्टेक्स्ट में? बुराई क्या है? नहीं, कौन है कि जिनको जानना है कि किसका तलाक हो रहा है, किसका विवाह हो रहा है, किसकी रुचि है इसमें? ये भी तो ये हो सकता है मैखुरी जी कि किसी को किसी के बारे में जानना हो, या कोई जैसे एक बार तलाक हो गया है दोबारा वो शादी, क्या कुछ चीज़ें छुपाई गई हों, कुछ चीज़ों के लिए भी तो हो सकता है। नहीं, जानने का तरीका तो बहुत सारा, जानने का तरीका पहले के कानूनों में मौजूद है। जब अभी भी स्पेशल मैरिज एक्ट जैसे है जिसमें हमने विवाह किया, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में ये प्रोविज़न है कि आप उसके बारे में आपत्ति प्रकट करना चाहें, 2 इंडिविजुअल्स जो विवाह कर रहे हैं, तो आप जाकर के कानूनी तरीके से आपत्ति प्रकट कर सकते हैं। हम इसको मोटा समझते हैं मैखुरी जी। 85% जनता के लिए ये किस तरह से फ़ायदेमंद है, ये बता सकते हैं आप? 85% जनता के लिए इसका वही महत्व है जो कि जनजातियों के लिए इसका महत्व है। जनजातियाँ इस कानून के दायरे से बाहर हैं, तो जैसे जनजातियों को इस कानून की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही 85% जनता को भी इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। इन तमाम मसलों को गवर्न करने वाले, शादी को, तलाक को, उत्तराधिकार को, संपत्ति के बंटवारे को गवर्न करने वाले पहले से कानून मौजूद हैं, और उन्हीं कानूनों को कॉपी पेस्ट करके एक जगह लाया गया है, थोड़ा और विकृत कर दिया गया है। और ख़ास तौर पर जो सबसे ख़तरनाक बात है कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के जिस तरह से कहा गया है, तो इसमें 378 से वो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के शुरू होता है, 88-85 कहीं तक वो है। और उसमें ये कहा कि भाई लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन होगा। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रार जो है न केवल रजिस्ट्रेशन करेगा बल्कि वो लोकल पुलिस को भी इसकी जानकारी देगा। तो
इस तरह से जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, जिनकी अपनी स्वतंत्रता है, दो बालिग लोग ये तय करते हैं कि वो आपस में रहना चाहते हैं और फिर वो डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो डिसकंटिन्यू करें। लेकिन एक तरह से इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और फिर उसके बाद इसको पुलिस तक ले जा करके इसका अपराधीकरण कर दिया गया है। तो कई बार ये भी तो हो सकता है मैखुरी जी कि जिस प्रकार से बीच में कई मामले आए रिलेशनशिप में कि किसी के साथ कुछ अब वो बुरा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उससे बचने के लिए भी तो हो सकता है ये। नहीं, उससे बचने के लिए तो नहीं है, उससे बचने के लिए और ये विचार जो है, कम से कम घर वालों को ये तो रहे कि हमारी बेटी किसके साथ है या हमारा बेटा किसके साथ है। दो बालिग लोगों को किसके साथ रहना है इसको जानने के लिए किसी सरकार को क्यों हस्तक्षेप करना है? परिजनों को तो है इसका अधिकार। परिजनों को जानने का तरीका सिर्फ सरकार द्वारा कानून बनाना नहीं है। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं कि क्या होना चाहिए था इसमें? हम तो कह रहे हैं कि भाई लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उन्होंने कहा कि ये अवैध नहीं है, ये रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास लोग गए, उन्होंने कहा साहब इसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। पिछले साल ही एक वकील साहिबा गई वहाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हास्यास्पद विचार है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना। तो ये हास्यास्पद विचार अब समान नागरिक संहिता के नाम पर हम पर लागू कर दिया गया है। तो मेरा कुल मिलाकर के ये कहना है कि ये जो समान नागरिक संहिता है, न तो ये समान है, न ये नागरिकों के लिए है। संहिता यानी कोड जरूर है, उस कोड को थोड़ा सा और डिकोड करने की ज़रूरत है जो चुनावी लाभ के लिए किया गया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस समय सरकार ने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी ने हमको भी बुलाया, हम कमेटी के सामने गए, हमने लिखित में प्रत्यावेदन भी दिया और उसमें भी हमने कहा कि भारत के विधि आयोग ने ही, जो लॉ कमीशन होता है, इसी सरकार ने बनाया, केंद्र में जो सरकार है, उसने कहा कि भाई आप इसको के संदर्भ में भी राय दीजिए, कॉमन सिविल कोड के संदर्भ में। और उस विधि आयोग ने भारत सरकार को अपने कंसल्टेशन पेपर में कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर्सनल लॉज में सुधार करने के और बहुत सारे तरीके हैं। ये जो सबको एक जैसा बनाना, समानता और एक रूपता दो अलग अलग बातें हैं, तो हम समानता के पक्षधर हैं, एक रूपता के नहीं, कि सब एक जैसा होना चाहिए। तो इसमें मैखुरी जी कि अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, अगर उनके लिए सब एक जैसा कानून हो, अगर आप लिविंग रिलेशनशिप को अगर आपने कहा उसको अगर हम छोड़ दें, बाकी जो और चीज़ें हैं, चाहे वो तलाक को लेकर हो या बच्चा गोद लेने को लेकर हो, तो इसमें बुराई क्या है? सबके लिए एक तो एक जैसा कानून हो नहीं सकता सबके लिए। तो इसीलिए अगर एक हिंदू महिला गोद लेना चाह रही है और एक मुस्लिम महिला भी लेना चाह रही है, अगर दोनों के लिए एक ही प्रक्रिया हो, तो इसमें बुराई क्या है? कानून में सबके लिए एक जैसा कानून का जो प्रश्न है असल में ना, तो सबके लिए एक जैसा कानून, देश का संविधान सबके लिए एक जैसा है, उसमें सबके समान अधिकार हैं, सबको समान तरीके से। उतनी समानता तो कोई कानून नहीं दे सकता है, उतनी समानता कोई कानून स्थापित नहीं कर सकता जितना भारत का संविधान करता है। क्रिमिनल लॉज में सबके लिए समान है, हत्या करने की सज़ा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए एक है, चोरी करने की सज़ा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के लिए। तो एक लेवल पर जितने स्तर पर समानता की ज़रूरत है वो स्थापित की जानी है, वो वर्तमान कानूनों में निहित है, वो मौजूद है पहले से। ये समानता स्थापित करने की कोशिश नहीं है, बल्कि एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने की एक सांप्रदायिक कोशिश है, महिलाओं को निशाना बनाने की एक और कोशिश है, और कुल मिलाकर के एक चुनावी एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की मंशा से किया जा रहा है। उसके अलावा इसका कोई महत्व नहीं। अच्छा मैखुरी जी, विपक्ष में जो ज़्यादातर लोग हैं जो इस कानून के विपक्ष में हैं, उनका ये मानना है कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है। आप ये मानते हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ है, और कैसे? नहीं, मुसलमानों को के भीतर एक भय पैदा करने की कोशिश, उसके अलावा और अगर मुसलमानों के खिलाफ नहीं होता। नहीं, अगर कुछ अधिकार सम्मान किए जाएं तो फिर भय कैसा? नहीं, समान अधिकार करने की बात ही नहीं। मैं कह तो रहा हूँ आपसे कि भाई समान अधिकार जितने हैं वो तो मौजूद हैं पहले से ना, जहाँ पे खामियां हैं है ना, जहाँ पे खामियां हैं, अगर आप वाकई इतना समाज सुधार का कार्यक्रम कोई कर रहा है तो वो सरकार उस पूरे समुदाय को विश्वास में लेकर के भी ये सब कर सकती है। और आज के दिन पर ये सब हुआ है कि भाई मुसलमान तो 4 शादी करता है, उसके 10-10 बच्चे हैं, वो ये सारा हुआ या तो आरएसएस के लोग फैलाते हैं या वो फैलाते हैं जिनका कि मुसलमानों से कोई वास्ता, कोई साबका पड़ा नहीं है। मैं तो अपने दायरे में जितनों को देखता हूँ, प्रगतिशील किस्म के मुसलमानों को भी मैं जानता हूँ, ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो आज की बात नहीं है, बहुत पहले भी बहुत प्रगतिशील नज़रिया रखते थे। इस मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं। तो धार्मिक कुरीतियाँ अगर कहीं हैं तो धार्मिक रूढ़ियाँ तो बराबर दोनों तरफ हैं। और अगर विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए, समानता का विधेयक पेश करते हुए जय श्री राम का नारा लगता है, तो इससे समझा जा सकता है कि ये किसके लिए है। या आप एक कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी में कोई भी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य नहीं होता है, तो उससे भी समझा जा सकता है कि असल में आप एक बाहरी नज़रिए से समझना चाहते हैं।
उस समुदाय के भीतर वो समुदाय कैसे सोचता है, कैसे समझता है, उसको समझते हुए वहाँ धार्मिक सुधार किसी भी समाज के लिए अपरिहार्य हैं, किसी भी समुदाय के लिए। मैं विधानसभा की कार्रवाई सुन रहा था तो सरकार का कहना यह था कि हमने करीब 2 लाख से ज़्यादा लोगों की इसमें राय ली है, जिसमें कि आपने कहा कि मैंने भी इसमें कुछ वो दिया है। नहीं, राजनीतिक पार्टियों को उन्होंने बुलाया है ना, और राजनीतिक पार्टियों को उन्होंने बुलाया। हमने जो सवाल मैं आज रख रहा हूँ वो उनके सामने भी रखे, है ना, वो सारी बातें उनके सामने भी कही गई। और उसको उस करने की प्रक्रिया के बीच में हम तो ये कह भी रहे हैं कि भाई उसमें भी ये सवाल है कि सरकार ने 2 लाख लोगों की राय ली, रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट आप देखिए 2 फरवरी को रिपोर्ट सबमिट हुई, 4 फरवरी को कैबिनेट ने अप्रूव की। 750 पन्ने की 730 पन्ने की रिपोर्ट बताई जा रही है, बताई जा रही है, कहा जा सकता है पढ़ा किसी ने नहीं, सार्वजनिक हुई नहीं, है ना। हम तो कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने राय दी कम से कम उनको तो उपलब्ध कराइए, सार्वजनिक करने में क्या परेशानी है। तो भाई आपने विधेयक पेश किया, अब सार्वजनिक घूम रहा है, जो जितना पढ़ना जानता है उतना पढ़ ले रहा है। रिपोर्ट भी ऐसी होगी, जो जितना पढ़ना जानता होगा कानून वो उतना पढ़ सकेगा। तो वो आपने 2 फरवरी को रिपोर्ट सबमिट हुई, 4 फरवरी को कैबिनेट ने अप्रूव कर दी 750 पन्ने की रिपोर्ट, और 6 फरवरी को विधेयक भी ले आए 200 पन्ने का। इतनी तेज़ गति इस राज्य में नौकरशाही में है, क्योंकि भाई कानून कौन बनाएगा, नौकरशाही बनाएगी। तो एक सवाल ये है कि इस राज्य में क्या इतनी तेज़ गति नौकरशाही में, क्योंकि इतनी तेज़ गति है तो बाकी मामलों में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ज़मीन के कानून में जिसमें इससे ज़्यादा साफ़ है, इससे ज़्यादा चीज़ें हम लोगों ने बताई, उस कमेटी के सामने भी हमने लिख करके कहा, बाकी समय भी हम बोल रहे हैं। तो ज़मीन की कमेटी ने रिपोर्ट दी पिछले साल, और इस साल फिर ये एक कमेटी और बन गई कि वो उस रिपोर्ट को पढ़ेगी। आपको क्या लगता है कि ये जो कहीं ना कहीं वोट बैंक को मद्देनजर रखते हुए ये कानून लाया गया है? ये सिर्फ उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। उसके अलावा तो अपने वोट बैंक को और एक तरह से लोगों को तुष्ट करने के लिहाज से कि बड़ा काम कुछ कर दिया गया है, और बड़ा काम की हालत ये है कि वहाँ सत्ता पक्ष के विधायकों से आप पूछ लीजिए कि उन्होंने पढ़ा हो कानून, तब वो बताएं कि बड़ा काम क्या हुआ है। उन्होंने कानून की कौन कौन सी धाराएं पढ़ी हैं, मैं तो आपको धारा समेत बता रहा हूँ कि फलानी धारा में ऐसा लिखा है। तो ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, सिर्फ सस्ती लोकप्रियता करने की कोशिश है, और वो कोशिश भी बहुत कोई परवान चढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जब राम के बाद पलटू राम की ज़रूरत पड़े तो तब ये तो उससे तो बहुत छोटा है। मैखुरी जी, जब आप कह रहे हैं कि ये खामियां इसमें है, इस जो ये धाराएं हैं इसमें ये खामियां हैं, तो मैं सुन रहा था कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा को, उनका कहना यह था कि एक बार कानून लागू होने दो, जो भी संशोधन होगा वो आगे होता रहेगा, और ऐसा नहीं कि होता नहीं है, संशोधन तो होता रहता है, तो जो भी खामियां हैं वो क्या पता आगे जाके दूर हो जाए। नहीं, खामी वाला कानून लागू क्यों करना है, अगर ये तर्क है तो ये तो अपने आप में। कल वो विधानसभा में कह रहे थे कि इसमें संशोधन तो हो सकता है जहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, जब आवश्यकता पड़ी तब तक कानून में संशोधन हुआ है। ऐसी जल्दी क्या है, ऐसी जल्दी क्या आन पड़ी? राज्य में कौन था जो ऐसा मांग कर रहा था चारों तरफ कि नहीं हमको समान आचार संहिता चाहिए, और नहीं मिलेगी तो रोज़गार जैसे नहीं मिल रहा है तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जा रहा है, हमारे जीवन की हालत ख़राब हो जा रही है। वैसे ही अगर समान नागरिक संहिता नहीं होगी तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा, ऐसा कोई मांग कर रहा था? जिसकी कोई मांग नहीं थी, जिस बात को कोई कह नहीं रहा था, उस कानून को आप एक स्वयं स्वीकार करते हुए कि डिफेक्ट होगा तो हम दुरुस्त करेंगे, डिफेक्टेड कानून क्यों पास करना चाहते हैं? इंद्रेश मैखुरी ये कहना चाह रहे हैं कि हमें भू कानून मूल निवास चाहिए, और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पकड़ा रहे। हाँ, लोग ज़मीन का कानून की मांग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं भाई ज़मीनें बचाओ, ज़मीन रहेगा तो तब तो नागरिक रहेगा। ज़मीन सब बेच दिए, उसको बेचने का बंदोबस्त कर दिया गया है। वो कानून बनाने की प्रक्रिया, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो कानून में तो एक कमेटी आई, उस कमेटी ने जमा किया, उसके साल भर बाद दूसरी कमेटी है कि वो पढ़ेगी अब उसको कि उस कमेटी ने क्या लिखा। अच्छा, तो मैखुरी जी, आप जल्दीबाजी का जिक्र कर रहे थे, तो आपने कहा कि इसमें सरकार ने तो ये कहा कि हमने जल्दीबाजी नहीं की, इतना टाइम लिया, हमने 2 साल पहले हमने घोषणा की थी, 2 साल बाद हमने ये पारित किया है, और आप थोड़ी देर पहले मैं आपको सुन रहा था, आप कह रहे थे कि सारा कॉपी पेस्ट है। बड़ा हिस्सा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग इस देश में तो समस्या ये है कि यहाँ जो लोगों के पास पहुँचा नहीं, जब लोगों के पास पहुँचेगा तो लोग भी कहने लगेंगे कि भाई ये कॉपी पेस्ट है। हाँ, अगर ऐसा है तो ऐसा लिखा जा चुका, मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ ये कॉपी पेस्ट है। विपक्ष के विधायक भी कह रहे थे कल। इस देश में एक कानून की एक बड़ी वेबसाइट है बार एंड बेंच, जैसे लाइव लॉ एक वेबसाइट है, तो बार एंड बेंच पे कल एक लेख छपा है और उन्होंने पूरा एक परफॉर्मा निकाला है कि कौन सा कानून कहाँ से किस कानून का कॉपी पेस्ट है। तो इसलिए जल्दबाजी इसीलिए हुई कि वो रिपोर्ट प्रक्रिया में कमेटी को एक्सटेंशन देने में, जिसमें से कमेटी में भी जो, क्योंकि हमारा राज्य इस बात का विशेषज्ञ राज्य है कि वो बेरोजगारों को रोज़गार दे पाए न दे पाए, लेकिन नौकरशाहों को रिटायरमेंट के बाद रोज़गार देने में उसकी विशेषज्ञता है। तो वो जो 5 लोगों की कमेटी थी उसमें से 3 लोग जो है
पोस्ट रिटायरमेंट वाले थे, अध्यक्ष समेत। भाई अध्यक्ष थी, एक और पूर्व जज थे जिनको कि नौकरी से रिटायर होने के बाद दूसरी नौकरी मिली, और शत्रुघ्न सिंह जो पूर्व में चीफ सेक्रेटरी यहाँ थे। तो 5 सदस्यों में से 3 सदस्य वो थे। तो उनको आपने 2 साल तक रोजगार आप दिए रहे। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया इसको कोई नहीं जानता। सत्ता पक्ष वालों से पूछ लीजिए, वो जानते हो तो बता दें। रिपोर्ट तो सार्वजनिक, आपने तो पढ़ी होगी कुछ? रिपोर्ट है ही नहीं कहीं। रिपोर्ट ड्राफ्ट है, वो तो पढ़ा होगा। रिपोर्ट नहीं, कानून जो है 2 अलग अलग चीज़ें हैं ना। विधेयक है, वो विधेयक हमने देखा क्योंकि वो सार्वजनिक है। आप उसी के आधार पर कह रहे हैं कि 2 साल तक कुछ नहीं किया। तो इसीलिए तो मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि भाई रिपोर्ट कमेटी ने सबमिट की 2 फरवरी को, 750 पन्ने की रिपोर्ट, अखबार में ही पता चला है। 4 फरवरी को मंत्रिमंडल ने पास कर दी 750 पन्ने की रिपोर्ट, और 6 फरवरी को 200 पन्ने का कानून भी तैयार है। तो ये उसमें से बना कानून या ये पैरेलल प्रोसेस चल रही थी पहले से, ये सवाल है असल। अच्छा मैखुरी जी, जिस प्रकार से आप भी कहे और विपक्ष, तमाम विपक्ष के जो नेता है, जो सब लोग हैं जो विपक्ष में हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा इसका श्रेय लेना चाह रही 2024 के चुनाव को लेकर। आप क्या देखते हैं कि इसका असर पड़ेगा 2024 के चुनाव पर? नहीं, उनकी कोशिश है कि इसके जरिए भी कुछ राजनीतिक लाभ हासिल किया जा सके, क्योंकि ठोस उनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है? मैं तो बहुत साफ हूँ इसमें कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राम मंदिर के बाद भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं दिखा, इसलिए बिहार में पलटू राम की ज़रूरत पड़ी। राम के बाद राम से बड़ा फिर पलटू राम इनके लिए है, उसको लेकर के आए हैं। तो यहाँ तो ये तो बहुत छोटा है जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बड़े आबादी के हिस्से को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन संहिता आई कौन नहीं आई। उसके जीवन में रोटी रोज़गार का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ, उसकी जो बदहाली है वो ठीक हुई कि नहीं हुई, तो वो तो कम से कम इससे नहीं होने जा रही, इसलिए इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा मैखुरी जी, जैसे कि आप चमोली से आते हैं, अगर मैं पूछूं कि सुदूरवर्ती चमोली के व्यक्ति के जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या उसका लाभ मिलेगा या क्या दुष्परिणाम होंगे इसके? देखिए, लाभ तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है, और विवाह का पंजीकरण नहीं कराएगा तो जुर्माना होगा उस पर। तो अपने बच्चों पर या अपने पर विवाह व्यक्ति कर रहा होगा तो ये चमोली में जा कर के उसको ये भुगतना पड़ेगा। तो वकीलों के चक्कर काटना, अदालतों के चक्कर काटना, तो शादी में ये अतिरिक्त व्यय है। अच्छा, कि आपने पंजीकरण नहीं कराया तो आपको जुर्माना पड़ सकता है, वो रजिस्ट्रार आप पर जुर्माना लगा सकता है। ये उसको होने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैखुरी जी, समय देने के लिए। बहुत समय ले लिया हमने आपका। शुक्रिया। तो अब देखते हैं इस कानून के आगे क्या परिणाम आते हैं। जैसे कि भाजपा कह रही कि हमारे लिए एक ऐतिहासिक बिल है जो हम लाए हैं, जो विधेयक हम लाए हैं वो ऐतिहासिक है, और आगे जो और राज्य है वो हमसे प्रेरणा लेकर इसको लागू करेंगे। तो देखते हैं इसके आगे के परिणाम क्या होते हैं। बने रहिए बगचट के साथ।